हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 10 साइंस का सेकंड चैप्टर है ना, क्या है बताओ, मानव तंत्र, ह्यूमन सिस्टम, ये पढ़ेंगे। मानव तंत्र, ये जो मानव है ना, ये ईश्वर ने एक बहुत ही वंडरफुल मशीनरी बनाई है ना। जैसे कोई भी मशीन होती है, मोटरसाइकिल ले लो आप, मोटरसाइकिल के अंदर कितने सारे पार्ट्स होते हैं। कभी मिस्त्री मैकेनिक को आपने सर्विस करते हुए देखा है उसकी, तो कितने सारे पार्ट्स होते हैं उसके, है ना, तब जाके वो मोटरसाइकिल क्या करती है, रन करती है ना। ऐसे ही ये जो हमारा मानव शरीर है, ये भी क्या है, एक बहुत बड़ा जटिल तंत्र है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ये, ठीक है ना। इसका अध्ययन करने के लिए इसे कितने भागों में बांट दिया, 6 भागों में, है ना। जैसे एक साथ अध्ययन नहीं कर सकते ना हम सारी चीजों का, तो उसको हम क्या करते हैं बताओ, टुकड़ों में बांट देते हैं। क्या करते हैं हम, टुकड़ों में बांट देते हैं। वैसे ही इसने मानव जो तंत्र है, मानव जो हमारा शरीर है ना, ह्यूमन बॉडी जो है, उसको स्टडी करने के लिए हमने कितने भागों में बांट दिया, इसको 6 पार्ट्स में बांट दिया। पाचन तंत्र है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन, उत्सर्जन, ठीक है। फिर है जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, और तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र, नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो आप बेटा कि इसमें हर चीज का कितनी इंपॉर्टेंस है। पहले मैं आपको मोटा मोटा रूप में बताऊंगा कि पाचन तंत्र, है ना, पाचन तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना। आप देखो कि जो भोजन हम करते हैं, ठीक है ना, हम भोजन में क्या खाते हैं बताओ, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना मतलब रोटियां कितनी बड़ी होती हैं, है ना, चावल कितना, तो ये क्या हमारी, और कोशिका जो बताओ, कोशिका कितनी छोटी होती है, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, है ना। तो शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं, कोशिका के अंदर होती हैं। कोशिका को काम करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए। मोटरसाइकिल को चलने के लिए क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए, ईंधन चाहिए। तो वैसे ही मानव शरीर को चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है। तो ऊर्जा कहाँ बनती है, वो कोशिकाओं के अंदर बनती है। तो कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा बनने के लिए उनको कोई इनपुट चाहिए कि नहीं चाहिए, उनको कुछ ना कुछ पदार्थ चाहिए, समझना। जैसे मोटरसाइकिल को चलाने के लिए ईंधन चाहिए, वैसे ही तो ये जो भोजन करते हैं, है ना, ये भोजन क्या देता है, हमारी शरीर को ऊर्जा देता है। अब हमने जो भोजन लिया उसको हमारी कोशिका बहुत छोटी होती हैं, वो उसे एज इट इज ग्रहण नहीं कर सकती, है ना। रोटी को ऐसे थोड़ी कि एक कोशिका को थोड़ी थोड़ी रोटी बांट दी, नहीं हो सकता ना, ऐसे समझे ना बात। थोड़ा सब्जी बांट दी, ऐसा नहीं हो सकता, बहुत छोटी है वो, ठीक है ना। तो हमें यानी जो हमारा ये पाचन तंत्र है, ये क्या करता है कि जो भी हमने भोजन लिया, है ना, भोजन ग्रहण किया, उसको इतने सरल रूप में कर देता है, उसको समझ पा रहे हो ना आप लोग, क्या कर देता है, उसको इतना सरल रूप में तोड़ देता है उसको, है ना, कि फिर हमारा ब्लड जो है ना, जो मानव का रक्त है, वो उस पचे हुए भोजन को शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाता है। समझे नहीं समझे बात, है ना। यानी उसको इतना बारीक होना चाहिए कि उसको हमारा रक्त क्या कर ले, अवशोषित कर ले, पचे हुए भोजन को, समझ पा रहे हो। क्योंकि प्रत्येक कोशिका तक, है ना, उस पचित भोजन, उसको हम एक नाम और देते हैं, पचित भोजन रस, क्या बोलते हैं उसे, पचित भोजन रस, ठीक है ना। उस पचित भोजन रस को पहुंचाने का कार्य किसका है, ब्लड का है, रक्त का है। तो वो जो पचित भोजन रस है वो इतना बारीक होना चाहिए कि वो ब्लड में मिक्स हो जाए कि नहीं हो जाए। तो ब्लड कैसा है बताओ, तरल है, रक्त कैसा है, तरल है ना। तो वैसे ही सरल रूप में वो होना चाहिए। तो जो हमने भोजन किया वो बड़ा वैसा होता है ना, थोड़ा स्थूल रूप होता है, कोर्स होता है, मोटा होता है ना। उसको ब्लड में कैसा मिक्स होने लायक, है ना, सरलीकृत रूप में, सिंप्लीफाइड बनाने का कार्य कौन करता है, यस, ये पाचन तंत्र करता है ना। अब देखो कितनी वंडरफुल चीज है, ईश्वर ने देखो कैसी मशीनरी बनाई है कि आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैंने भोजन करता हूँ, यानी मैंने भोजन कहाँ लिया, मुंह में, है ना, ग्रास जो है मुंह में डालता हूँ, नहीं डालता हूँ मैं, फिर मेरे दांत उसको चबाते हैं, फिर वो ऐसे जाता है। तो यहाँ से लेके और उस अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन तक ये एक ही रास्ता है, समझ पा रहे हो आप लोग,
क्या है ये? एक ही रास्ता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? आहार नाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आहार नाल। और इंग्लिश में उसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, है ना। तो देखो आप बेटा, यानी यहाँ से मुंह से भोजन गया, है ना, फिर ये ऊपर वाला हिस्सा, फिर यहाँ हमारा स्टोमक है ना। अब इसमें अलग अलग नाम दिए गए हैं। ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पे इसको ग्रसनी नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया इसको? ग्रसनी नाम दिया गया है, ठीक है ना। फिर यहाँ से लेके और जो हमारा स्टोमक है ना, स्टोमक तक का जो हिस्सा है उसको अलग नाम दिया, ग्रास नली बोल दिया उसको। समझिए ना बात, ठीक है ना। और फिर उसके बाद स्टोमक आ गया। स्टोमक के बाद में क्या है? किस में जाता है? छोटी आंत में जाता है। भोजन किस में जाता है? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। भोजन का मैक्सिमम जो पाचन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, छोटी आंत के अंदर होता है, ठीक है ना। अब देखो मोटी मोटी बात समझो आप कि छोटी आंत है ना कुंडली नुमा होती है। कैसी होती है वो? कुंडली नुमा होती है। जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे स्पाइरल बाइंडिंग होती है ना, स्पाइरल किताब के ऊपर करते हैं या कॉपी के ऊपर स्पाइरल बाइंडिंग होती है ना, तो आप उसको ऐसे खींच देते हो तो लंबी हो जाती है ना खींच के वो, और छोड़ देते हो वापस से ऐसे स्प्रिंग नुमा होती है ना। तो वैसे ही ये जो आंत है ये कैसी है? ट्यूब है। क्या है ये? ट्यूब है। और वो ट्यूब कैसे हो रखी है? कुंडली नुमा हो रखी है। कैसे हो रखी है? कुंडली नुमा। तो आप देखो बेटा कि ये जो हमारा इसको बोलते हैं हम उदर गुहा, है ना। इसमें देखो ये हिंदी में बड़े ऐसे नाम है अजीब से, है ना, तो आपको इनके इंग्लिश भी आनी चाहिए, है ना। उदर गुहा, उदर को क्या बोलते हैं हम? स्टोमक, है ना। और गुहा का मतलब होता है कोई ऐसा खाली स्थान, लगता है ना गुफा होता है ना। गुहा किससे बना है? गुफा से बना है ना। तो कैविटी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? कैविटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गई स्टोमक कैविटी, है ना, या एब्डोमेन कैविटी, एब्डोमेन बोल देते हैं इसको, इस हिस्से को, है ना। अब जैसे ऐसे ये मुंह है हमारा, है ना, मुंह के अंदर भी खाली स्थान है ना, तो इसको मुख गुहा बोलते हैं, है ना। तो माउथ कैविटी हो गई ये। क्या हो गई ये? माउथ कैविटी हो गई, ठीक है ना। तो इससे फिर हमारी जो छोटी आंत से मैक्सिमम पाचन इसके अंदर होता है, छोटी आंत में। और हम इसके बारे में डिटेल धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे पढ़ेंगे। मैं एक बार आपको मोटा आइडिया दे रहा हूँ इन चीज़ों का, ठीक है। तो छोटी आंत से मैक्सिमम पाचन उसमें हुआ। फिर छोटी आंत जो है उनके चारों तरफ वो हैं बहुत छोटी 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 बारीक रक्त नलियां हैं। क्या हैं? यस, है ना, रक्त वाहिनियां हैं, है ना। उनका जाल बिछा हुआ है छोटी आंत की जो सतह है ना, जो दीवार मान लो उनकी छोटी आंतों की जो ट्यूब है ना, जो ट्यूब की जो दीवारें हैं उन पर क्या है? बहुत बारीक बारीक क्या है? रक्त नलिकाएं हैं। और वो रक्त हमारी जो आंत है इसकी जो ट्यूब है इसकी दीवार प्लस जो वो हैं रक्त वाहिनियां हैं उनकी दीवार, ये पोरस होती हैं। कैसी होती हैं? पोरस। पोरस का मतलब होता है छिद्रनुमा, है ना, छिद्रनुमा। तो आंतों में से पचित भोजन रस उन पोर्स में से, उन छिद्रों में से रिस के किस में मिक्स हो जाता है? ब्लड की जो वाहिनी है उनके अंदर मिक्स हो जाता है ना। और फिर ब्लड वाहिनियों में कौन बह रहा है? ब्लड बह रहा है। और फिर वो पचित भोजन रस फिर ब्लड के साथ मिक्स होके कहाँ जाता है बताओ? पूरे हमारे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है वो, ठीक है ना। तो छोटी आंत के बाद फिर आ गई बड़ी आंत आ गई, है ना। तो छोटी आंत में से फिर उसके बाद जैसे पानी वगैरह, जैसे वाटर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी बॉडी का, है ना। तो जो पानी बच रहा है ना, उस पानी को भी क्या कर लेती है? बड़ी आंत जो है वो अवशोषित कर लेती है। या कुछ और कोई इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो कि वेस्ट जा रही है तो उसको बड़ी आंत क्या कर लेती है? उसमें से एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर वेस्ट बचता है जिसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से हम क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। तो आप देखो कितनी वंडरफुल चीज़ है, यानी यहाँ से लेके, है ना, ये पूरा सिस्टम एक ही है, वन। समझ पा रहे हो ना आप लोग? ठीक है ना। तो ये हमारा, इसी के अंदर हम क्या चीज पढ़ते हैं? पाचन तंत्र पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो मोटा मोटा क्या चीज आई देखो बेटा पाचन तंत्र के अंदर, कि जो मुंह है, यानी पाचन ऐसा नहीं है कि वो पेट में जाके शुरू होता है, पता है आपको? पाचन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। कहाँ शुरू हो जाता है? मुंह से।
और वो सबसे पहला काम पाचन में किनका होता है? दांतों का। किनका होता है? दांतों का। तो बेटा इन दांतों की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है ना। तो इसमें ईश्वर ने हमें जो दांत दिए हैं, है ना, तुमने देखा होगा कई लोग भोजन करते समय बहुत जल्दी जल्दी भोजन करते हैं, है ना, उल्टा सीधा बस हल्का फुल्का किया और उसको झट से पेट में डाल लेते हैं, है ना। तो क्या है बताओ कि पेट के अंदर क्या है बताओ? वो है आते हैं जिनको इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत, है ना। तो वो आंत क्या है? वो एक ट्यूब है। क्या है वो? ट्यूब है। ऐसे थोड़ी है कि वो गांव में होता है ना, वो क्या नाम है, वो कुट्टी मशीन होती है, उसमें दो और कूट दे वो उसको, कट 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 कूटने, ऐसे थोड़ी है भाई इसको, है ना। तो वो जो छोटी आंत हैं, ट्यूब हैं, ये ट्यूब क्या करती हैं? संकुचित होती हैं और फैलती हैं, संकुचित होती हैं, फैलती हैं, इस तरह से, है ना। तब जाके इन जो हम भोजन करते हैं उसका क्या होता है? पाचन होता है ना। कितने 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लग जाते हैं भोजन को पचने में, लगता नहीं लगता है? तो देखो अगर हमने भोजन को बिना अच्छी तरह चबाए हुए अगर हमारी कहाँ पहुंचा दिया? स्टोमक में पहुंचा दिया, तो स्टोमक से कहाँ चला जाएगा? वो इंटेस्टाइन में चला जाएगा, छोटी आंत में चला जाएगा। तो छोटी आंत को कितना सारा कार्य करना पड़ेगा उसको पचाने के लिए, और उसकी भी एक सीमा है ना। तो छोटी आंत की भी एक सीमा है, हर सीमा, वो एक सीमा तक ही तो पचा सकती है वो, है ना। तो इसलिए हमें भोजन को बड़े शांतिपूर्वक, समझ पा रहे हो ना आप लोग, शांतिपूर्वक क्या करना चाहिए? मुंह के अंदर चबाना चाहिए, जब तक वो बिल्कुल, है ना, लसदार नहीं बन जाए, है ना, बिल्कुल लसदार नहीं बन जाए, तब तक हमें उसे इनहेल नहीं करना चाहिए, हमारी अंदर नहीं निगलना चाहिए। समझ गए ना बात बेटा? अभी नहीं, ठीक है। तो कहाँ पे था मैं? दांतों के कार्य पे, है ना। तो दांतों का क्या है? एक विशेष कार्य है, समझ गए ना बात। तो उस दांतों के कार्य के बाद फिर, हाँ, अब देखो आपने जैसे ही नोट किया होगा, जैसे ही हम भोजन हमने चबाना शुरू किया मुंह के अंदर, है ना, भोजन चबाना शुरू किया, चबाते ही क्या होता है बताओ? हमारा मुंह गीला हो जाता है ना, ऐसा लगता है अंदर कुछ पानी आ गया, लगता नहीं लगता है? क्या लगता है? जैसे कि कोई, बेटा आवाज नहीं करो बच्चों, इधर बाहर जाओ बेटा, कल कोई बिठाना पड़ेगा यहाँ एक बच्चा बाहर, ठीक है। तो यानी जैसे ही हम क्या करते हैं, खाना हमने चबाना शुरू किया, है ना, मुंह के अंदर दांतों से चबाना शुरू किया, चबाते ही क्या होने शुरू हो जाता है बताओ? हमारे मुंह के अंदर क्या आता है? पानी आ जाता है। अब वो पानी कोई वैसा नॉर्मल पानी नहीं है ना, वो जिसको हम क्या बोलते हैं? लार बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? लार को इंग्लिश में सलाइवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सलाइवा, SALIVA। ये भी एक पाचक एंजाइम है, पता है आपको? पाचक रस है वो, है ना। तो अब देखो डबल नुकसान हो गया ना। अगर आपने जल्दी से फटाफट उसको दांतों से हल्का सा काटा और अंदर हमने इनहेल कर लिया, उसको ग्रहण कर लिया, तो जो लार मिक्स होनी चाहिए वो नहीं हुई, है ना, नहीं हुई ना। और लार क्या है बताओ? वो सिंपल पानी नहीं है, वो पाचक एंजाइम है, पाचक रस है वो, समझ पा रहे हो ना आप लोग। तो वो चीज से हम वंचित रह जाएंगे, तो वो भी आना चाहिए, नहीं आना चाहिए उसको पचने के लिए, है ना। तो लार उसको क्या करती है? वहीं से लार भी एक उसको पाचन में क्या करती है? बहुत बड़ा सहयोग करती है। डिटेल हम अब इसको पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है ना। तो ये लार का हो गया, है ना। अच्छा, अब देखो आप कि एक विशेष, एक वंडरफुल चीज है ना, और वो ये है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्या नाम दिया गया आपके इसमें? ग्रसनी। क्या नाम दिया गया इसको? ग्रसनी। और इंग्लिश में इसको हम फेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फेरिंग्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब आप ऐसे समझो आप इस चीज को, ठीक है। देखो बेटा, अच्छा हाँ, आपने कभी देखा है कि जब कभी हम खाना खा रहे होते हैं और कई बार हमको वो लग जाती है, क्या बोलते हैं, धांस लग जाती है ना, ऐसा लगता है आंखों में आंसू आ गए और, है ना, पता नहीं अटक गया क्या, उसको यहाँ की भाषा में क्या बोलते हैं?
ठसका, है ना, ठसका लग गया, समझ ना, हमारे उधर धांस बोलते, धांस लग गई इस आदमी को, है ना। अब इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा वो है कि ऐसा आखिर हुआ क्यों, है ना, क्यों लगा हमको। देखो बच्चों कि यहाँ ये वाला जो हिस्सा है, ये देखो सांस ली मैंने, वो भी मुंह के अंदर जा रही है, जा रही नहीं जा रही, और मैं भोजन कर रहा हूं वो भी मुंह के अंदर जा रहा है। आ रहा है समझ में, है ना। इसका मतलब सांस के लिए और भोजन के लिए ये वाला कॉमन स्पेस हो गया ना, दोनों का कॉमन स्पेस हो गया, है ना। फिर अब इस जगह पे ये जो ग्रसनी है हमारी, ये एक ऐसे समझो एक कीप है। क्या है? एक कीप है। जैसे ऐसे होता है ना, कुछ कीप नुमा होता है, जैसे कोई तेल वेल डालते हैं तो कुप्पी होती है ना, कुप्पी समझ लो आप, ऊपर ऐसे चौड़ी सी कुप्पी होती है ऐसे, है ना, और उसमें नीचे एक पाइप होता है। अब इसमें नीचे एक पाइप के बजाय दो पाइप मान लो आप, क्या मान लो? दो पाइप मान लो, ऊपर एक ही कुप्पी है, ठीक है। इस कुप्पी में पानी, वो क्या नाम है, सांस भी आ रही है ना, जो मैं सांस ले रहा हूं वो भी आ रही है, और जो मैं भोजन कर रहा हूं वो भी आ रहा है। अब देखो बेटा, ये जो सांस नली है हमारी, है ना, सांस ली मैंने, और ये सांस कहां जाती है? फेफड़ों में जाती है ना। ये बिल्कुल ड्राई होता है पोर्शन, समझ रहे हो ना आप लोग। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ही आदान प्रदान होता है ना। तो क्या होता है कि जब हम भोजन निगल रहे होते हैं, उस समय या तो हमारा ध्यान कहीं और है, तब नोट किया होगा आपने, तब लगता है वो ठसका जो लगता है, हमारा ध्यान कहीं और है, या गलती से बाय द वे, है ना। तो होता क्या, देखो वो जो कीपनुमा चीज बताई थी मैंने आपको, है ना, इसके नीचे कितने पाइप हैं? दो पाइप हैं, समझ गए ना। एक हो गया श्वसन वाला पाइप हो गया, है ना, और एक हो गया भोजन वाला पाइप हो गया, है ना। उनके ऊपर एक कॉमन ढक्कन है, ऐसे समझो आप, एक कॉमन क्या है? ढक्कन है, ठीक है। अब नॉर्मली हम क्या लेते हैं बताओ? सांस लेते हैं ना। भोजन तो हम दिन में 2 ही बार करते हैं, लेकिन सांस तो हम हर पल लेते रहते हैं, समझिए ना बात, ठीक है। तो नॉर्मली क्या है, कौन सा वो जो नली है वो कौन सी ढकी रहेगी? भोजन वाली ढकी रहेगी, नहीं ढकी रहेगी, क्योंकि वो तो बार बार तो नहीं खुलती, समझे ना आप लोग। तो नॉर्मली कौन सी वाली नली ढकी रहती है? भोजन वाली नली ढकी रहती है, और सांस वाली क्या रहती है? खुली रहती है ना। लेकिन जब हम भोजन कर रहे होते हैं, ठीक है ना, और जब हम उस भोजन को निगल रहे होते हैं, है ना, जिस क्षण पे हम उसको निगल रहे होते हैं, उस क्षण वो जो फ्लैप होता है, वो ढक्कन होता है, जिसको घाटी ढक्कन नाम दिया गया आपके इसमें, वो ऐसे उठ जाता है, और वो किसको ढक लेता है? सांस नली को ढक लेता है, जिससे कि भोजन किस में नहीं जाए? सांस नली में नहीं जाए। अगर बाय द वे थोड़ा सा कोई गैप रह गया उसमें, है ना, हमारा ध्यान कहीं और है या अन्य किसी कारण से, और भोजन का छोटा सा भी कण, बहुत छोटा सा कण अगर किस में चला गया? सांस नली में चला गया, तो वो फिर हमको क्या देता है? ठसका देता है, समझे नहीं? तो वो सेंसेशन पैदा करता है ना हमारी इसमें, कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, है ना। फिर हम एकदम रुक जाते हैं, पानी वानी पीते हैं, पानी से हालांकि कुछ होता नहीं है, वो सेंसेशन कुछ देर के बाद क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। फिर वो समझ पा रहे हो ना आप लोग। तो वो जो है ग्रसनी, है ना, जिसको हम फेरिंग्स बोलते हैं, इस ग्रसनी का क्या काम है कि भोजन भोजन नली में जाए और श्वास जो है वो श्वसन नली में जाए, समझ गए बात, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? पाचन तंत्र की, मोटा मोटा समझ लो आप, ठीक है ना, फिर इनकी डिटेल पढ़ेंगे। तो ये ग्रसनी ने सेपरेट कर दिया, तो यहाँ से जो हमने दांतों ने हमारे ने भोजन को चबाया, लार ने मिक्स किया उसको, और वो इस ग्रसनी के माध्यम से किस में चला गया? आहार नाल में प्रवेश कर गया ये, ठीक है ना। अब यहाँ से ये इस जगह तक स्टोमक, ये हमारा स्टोमक है ना, लेफ्ट साइड में स्टोमक होता है ना हमारा, बाईं ओर, है ना, जिसको क्या बोलते हैं? आमाशय बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको? आमाशय बोलते हैं, ठीक है ना, STOMACH, स्टोमक। स्टोमच नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं? स्टोमक, ठीक है। तो ये जो भोजन है ना, इस वाली नली के द्वारा फिर किस में गया? स्टोमक में गया। किस में गया? स्टोमक में गया, ठीक है ना। अब देखो बेटा, आपने कभी नोट किया है कि कई बार हमको ऐसा लगता है कि भोजन ऊपर आ गया, है ना, और खट्टा खट्टा सा महसूस, गले में खट्टा खट्टा सा महसूस होने लग जाता है। नोट किया आपने कई बार ऐसी चीजें, है ना, जीभ कड़वा हो जाता है ना। अच्छा, एक और देखो
कि अगर आप दूध पियो, कई बार जैसे ऐसा हो बाय द वे कि आप दूध पिया आपने, है ना, और आप थोड़ी देर बाद ही आपको उल्टी आ गई, है ना, और वो दूध बाहर निकला, तो क्या वो दूध सही सलामत मात्रा में, सही सलामत स्थिति में निकलता है बाहर? कैसा निकलता है बताओ? फटा हुआ निकलता है। दूध फट जाता है ना, क्या हो, दूध फट जाता है। यानी या आप वैसे करके देख लो, जबरदस्ती पी लो दूध और उल्टी करके देख लो, तो भी वो क्या होगा, फटा हुआ निकलेगा। तो ऐसा क्या हो भाई, 1 सेकंड के अंदर ही, है ना। अब बताओ तुम, अगर दूध है, दूध में अगर आप नींबू डाल दो तो क्या होगा बताओ, दूध फट जाएगा। नींबू में क्या है, अम्ल है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आमाशय है इसके अंदर कोई ना कोई अम्ल जैसी कोई चीज है, अम्ल जैसी कोई चीज सीक्रेट हो रही है, समझे ना बात, ठीक है ना। वो उसको क्या कर देती है, उसको फाड़ देती है ना। तो हमारे ये जो आमाशय की दीवार है ना, ये एक विशेष हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पैदा करती हैं। क्या करती हैं ये, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पैदा करती हैं, है ना। उसके अपन पढ़ेंगे कई 2 कार्य हैं उसके, एक तो माध्यम को अम्लीय बना देता है वो, दूसरा जो छोटे मोटे कोई जीवाणु हमारे अंदर चले जाते हैं उनको भी क्या करता है, वो किल कर देता है ना। तो मैं वापस उसी बात पे आता हूँ कि अगर वो खट्टी डकार हमको आने लग जाती है, कई बार ऐसा लगता है ऊपर आ गया वो हमारा खाना, और हमारा ये गला कैसा हो जाता है, कड़वा खट्टा कुछ ऐसा हो जाता है ना। नॉर्मली तो नहीं होता, वो कभी कभी होता है ऐसा, है ना। तो देखो बेटा, होता क्या है कि ऐसे समझो आप, जैसे ये कोई नली है, ये क्या है, कोई नली है, ठीक है ना, और इसमें से कोई द्रव बह रहा है ना। तो आप एक कोई रबड़ का छल्ला लेके टाइट कर सकते हो इस नली को, है ना। ऐसे समझो आप, ये नली है और यहाँ आपने रबड़ के छल्ले से उसको बांध दिया उस नली को, है ना। तो पानी फिर बंद हो जाएगा ना उसमें बहना, क्या हो जाएगा, पानी बहना बंद हो जाएगा, समझे ना बात। तो ऐसे ही जो हमारी ये जो आहार नली है ना, इसमें जो हमारा आमाशय है, आमाशय के जस्ट ऊपर, है ना, एक विशेष प्रकार की पेशी की, है ना। अब देखो यहाँ पर 2 चीजें होंगी बेटा, मांसपेशी और एक तंत्रिका, है ना। मांसपेशी और तंत्रिका में अंतर होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, मुझे भी नहीं पता था कि यार ये क्या चीज़ है, मैं दोनों को कंफ्यूज होता था, मांसपेशी और तंत्रिका में क्या। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप सब अपने हाथ को ऐसे करो, ऐसे करो, है ना, और अब थोड़ा टाइट करके ऐसे करने की कोशिश करो। आपको एक तार सी चीज़ दिखेगी यहाँ पे, एक तार, कोई तार है, क्या आ रहा है, सबको मिल गया वो तार, तो वो मांसपेशी है। क्या है वो, मांसपेशी, मसल है वो, समझ गए बात, ठीक है। तो ये ऐसी मांसपेशियां क्या हैं, सब जगह हैं, है ना। ये देखो मैं मूवमेंट कर रहा हूं, ये मूवमेंट कर रहा हूं, है ना। तो इस मूवमेंट को भी एक तरह से देखो, ये हड्डी अलग है, ये वाली हड्डी अलग है ना, और इन दोनों हड्डियों को ऐसे कर रहा हूं ना मैं, है ना। तो मूवमेंट कौन दे रहा है, कोई चीज है जो ऐसे खींच रही है इसको, तभी तो ऐसे हो रहा है ये। तो वो जो खींचने वाली चीज है वो कौन है, मांसपेशी। अगर मैं पैर को ऐसे उठा रहा हूं तो ये भी क्या है बताओ, ये भी मांसपेशी है। मेरी जीभ है, जीभ हिल रही है, जीभ को भी कौन हिला रही है, मांसपेशियां हिला रही हैं। और देखो मैंने बताया था आपको, जो हमारी वो होती है, आंतें होती हैं, आंतों में पाचन क्रिया के लिए बताया था ना, आंतें क्या होती हैं, संकुचित होती हैं और फैलती हैं, संकुचित होती हैं, फैलती हैं। तो इस क्रिया को भी कौन करता है, मांसपेशियां करती हैं, है ना। संकुचन की क्रिया और विस्तार की क्रिया को भी कौन करती हैं, मांसपेशियां ही करती हैं, ठीक है ना। तो यानी जो हमारा ये आमाशय है ना, आमाशय और जो छोटी आंत है, ठीक है, वहां पे, और आमाशय से जस्ट ऊपर ये जो इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम, ग्रास नली, इसको क्या बोलते हैं, ग्रास नली बोलते हैं। देखो ये पूरी जो है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना, ये छोटे छोटे टर्म्स ऐसे हैं जो ऐसा लगता है कि देखो यहाँ से लेके और उत्सर्जन तक जो है ना, वेस्ट पदार्थ बाहर ने, ये पूरा आहार नाल कहलाती है। ये क्या कहलाती है, आहार नाल। और ये जो हिस्सा है जहाँ जो भोजन नली को और श्वास नली को सेपरेट करता है, ये ग्रसनी है। क्या है ये, ग्रसनी है, ठीक है ना। और यहाँ इस ग्रसनी के जस्ट नीचे से और आमाशय तक
समझ पा रहे हो आप लोग? एक नली है ना, जो भोजन को लेके जा रही है, उसको नाम दिया गया है ग्रास नली। क्या नाम दिया गया उसको? ग्रास नली। ईसोफेगस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? ईसोफेगस बोलते हैं, ठीक है ना। और एक है ग्रहणी, एक टर्म और है इसके अंदर, ग्रहणी। तो देखो कितनी कंफ्यूजिंग है ना ये। सुनो इधर, ग्रहणी का मतलब है कि जो आमाशय, आमाशय के बाद छोटी आंत आती कि नहीं आती है, तो आमाशय से जस्ट बाद छोटी आंत का जो शुरुआत का पार्ट होता है, छोटी आंत को 3 पार्टों में बांटते हैं, तो छोटी आंत का जो पहला वाला पार्ट है शुरू का, उसको ग्रहणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ग्रहणी। तो देखो इनमें ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है ना, कि भाई ये पता नहीं क्या नाम है इनके, इनकी बेसिक चीज हमको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना। तो मैं वापस वहीं पे आता हूं कि वो कड़वी खट्टी डकार हमको क्यों आई, है ना। तो अभी मैंने बताया आपको कि जो हमारा आमाशय है ना, उससे जस्ट ऊपर क्या है बताओ? आहार नाल, ग्रास नली है। क्या है? ग्रास नली है ना। ग्रास नली और आमाशय जहां पे जुड़े हुए हैं, वहां एक रबड़ का छल्ला मान लो आप। रबड़ का नहीं होता वो, मांसपेशियों का छल्ला है, जो उसको क्या रखता है? हमेशा बंद रखता है। क्या रखता है उसको? बंद रखता है हमेशा, ठीक है ना। कब खुलेगा वो? जब हम भोजन कर रहे हैं, है ना, भोजन हमने दांतों से उसको पीसा, है ना, और चबाया, लार मिक्स करी, और जैसे ही निगला फिर धीरे धीरे सरकेगा और फिर ये इसमें जाएगा। जब ये भोजन का जो हमने किया वो जब यहाँ पहुंच जाएगा तभी खुलेगा वो। थोड़ी सी देर के लिए, थोड़ी सी देर के लिए क्या होगा? वो लूज हो जाएगा, वो मांसपेशी क्या हो जाएगी? लूज हो जाएगी। और जो वो पचित जो वाला मुंह वाला जो खाने का जो पोर्शन है वो कहाँ चला जाएगा? आमाशय में चला जाएगा। जैसे ही वो आमाशय में जाएगा तुरंत वो क्या कर देगा? बंद कर देगा उसको, है ना। अगर बाय द वे किसी भी कारणवश, है ना, वो जो छल्ला था मांसपेशी का वो हल्का सा खुला रह गया, है ना, तो क्या होगा बताओ? अंदर तो एसिड है, आमाशय के अंदर क्या है बताओ? एसिड है कि नहीं है? आमाशय के अंदर क्या है? एसिड है। तो वो एसिड कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। किसके अंदर? ग्रास नली में। और ग्रास नली के रास्ते से फिर वो कहाँ जाएगा? हमारे कंठ में आ जाएगा। तो कंठ के अंदर हमको खट्टा खट्टा कड़वा सा महसूस होता है नहीं होता है? समझ गए ना बात? तो ये जो है ना बेटा, जो इस भोजन की, पचित भोजन रस की गति को नियंत्रित करती हैं, है ना, इनको बोलते हैं हम संवरणी पेशियां। क्या बोलते हैं इनको? संवरणी पेशियां। और इंग्लिश में बोलते हैं स्फिंक्टर्स। स्फिंक्टर्स आया समझ में? ठीक है। तो देखो मोटा मोटा पाचन तंत्र के अंदर क्या चीज हो गई कि भोजन हमने किया, ठीक है ना, दांतों ने उसको पीसा, चबाया, है ना, लार मिक्स हुई उसके अंदर, है ना, फिर वो इस ग्रसनी के द्वारा फिर जिसमें ग्रास नली में गया, ग्रास नली से फिर आमाशय में पहुंचा, ठीक है ना। आमाशय की दीवारें भी क्या करती है? पाचक रस, है ना। अब देखो अभी और आएगा कि पाचन तंत्र में एक ग्रंथियों की बहुत बड़ी भूमिका है। किनकी? ग्लैंड्स की, जो पाचक रस स्रावित करती हैं, बनाती हैं, उनकी भी क्या एक बहुत बड़ी भूमिका है। समझे ना बात? ठीक है ना। तो आमाशय में पहुंच गया, आमाशय से फिर वो किस में जाता है? छोटी आंत में जाता है। वो कुंडलीनुमा संरचना है, कॉइल्ड जैसी है ना। आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी बड़ी होगी वो, उसकी आमाशय, उस छोटी आंत के अंदर जो उसकी लंबाई होगी वो कितना? 7 मीटर, फुट नहीं, 7, यानी 21-22 फुट। समझ रहे हो आप लोग, है ना। 2 मंजिल के बराबर, हाँ 2 मंजिल के बराबर बड़ी नली होती है, लंबी नली होती है। और वो लेकिन होती कैसे है? वो कुंडलीनुमा होती है, तो छोटी उसमें, और बिल्कुल कॉम्पैक्ट एरिया के अंदर वो बिछी रहती है। समझ पा रहे हो आप लोग? और मैक्सिमम जो पाचन है वो कहाँ होता है? छोटी आंत के अंदर होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो कि एक तो पाचक रसों में जो एंजाइम्स जिनको बोला मैंने, एंजाइम क्या होते हैं बेटा? कोई भी, अब ये हमारे शरीर के अंदर जो हमने भोजन किया है ना, उसमें क्या चीज़ें बेटा? देखो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसमें प्रोटीन है उसके अंदर, है ना, हाँ वसा है, ठीक है, खनिज लवण है ना। और फिर उनसे क्या बन रहा है? पाचक रस बन रहा है, जिसको हमारा ब्लड एब्जॉर्ब करता है वो। तो उस एक मोटे मोटे भोजन को पाचक रस में तोड़ने की क्रिया, रासायनिक अभिक्रिया हुई कि नहीं हुई? वो क्या हुई? वो एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। और रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए हम उत्प्रेरक कार्य करते हैं ना, उत्प्रेरक काम में लेते हैं,
कैटलिस्ट बोलते हैं जिनको। तो वैसे ही ये जो एंजाइम है ये इस रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, है ना। इसीलिए इन एंजाइम्स को जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, यानी बायो कैटलिस्ट इनको कहा जाता है। ठीक है, तो देखो बायो, अब ये एंजाइम्स कहां कहां से आ रहे हैं। देखो सबसे पहला तो अपन ने देखा लार, है ना, सलाइवा, ठीक है ना, लार एमिलेज होता है है ना, सलाइवरी एमिलेज होता है उसके अंदर। फिर उसके बाद फिर ये कहां पे गया बेटा, उसके बाद हमारे ग्रास नली के द्वारा फिर आमाशय में पहुंच गया। फिर मैंने बताया था आपको आमाशय की जो दीवारें हैं, है ना, वो भी विशेष प्रकार के क्या करती हैं, एंजाइम स्रावित करती हैं। और एक जो है ना म्यूकस बोलते हैं इसको, श्लेष्मा बोलते हैं, श्लेष्मा, है ना, श्लेष्मा भी। अच्छा दूसरा ये देखो, जो ये जो हमारी ग्रास नली है ना, ये अंदर से बिल्कुल चिकनी रहती है श्लेष्मा की वजह से, है ना, नहीं तो अटक जाएगा ना भोजन, है ना, नहीं तो क्या होगा भोजन, क्योंकि समझ पा रहे हो ना। तो एक तो लार ने उसको चिकना बनाया, दूसरा ये जो नली है ये अंदर से उस श्लेष्मा की वजह से कैसी होती है, चिकनी होती है, ठीक है ना। अच्छा अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका इस पाचन तंत्र में ग्रंथियों पे आते हैं अपन। तो पहली ग्रंथि तो पाचन में जो हेल्प कर रही है वो लार ग्रंथि हो गई, है ना, समझ गए ना बात। दूसरा जो हमारी स्टोमक है, जो हमारे आमाशय है, उसकी जो दीवारें हैं उनमें ग्रंथियां हैं, है ना, जो एंजाइम स्रावित करती हैं। फिर इसके अलावा अलग ग्रंथियां और हैं जिसमें लिवर, यकृत जिसको बोलते हैं, बहुत एक इंपॉर्टेंट ग्रंथि है यकृत जिसको बोलते हैं, है ना। अगर किसी व्यक्ति का लिवर खराब हो गया, है ना, तो वो ना उसको घी पचेगा, ना तेल पचेगा, ना दूध पचेगा, कुछ भी उसको नहीं पचेगा। तला भुना खाना वो आदमी खा ही नहीं सकता। समझे नहीं समझे बात आप। तो बसा जो है, बसा के पाचन में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है, यकृत की होती है ना। तो यकृत जो है वो एक विशेष प्रकार का रस स्रावित करता है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, है ना, उसको बोलते हैं अपन बाइल जूस बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, बाइल जूस बोलते हैं, ठीक है ना। तो पित्त उसका आगे समझ में आपको, यकृत का। और यकृत के पास में ही एक ग्रंथि और होती है जिसको अग्नाशय बोलते हैं हम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में अग्नाशय और इंग्लिश में पैंक्रियास, क्या बोलते हैं उसको, पैंक्रियास बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब सुनो देखो, पैंक्रियास अग्नाशय जो ग्रंथि है ये भी क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि है ना। कभी आपने डायबिटीज का नाम सुना है, कई लोगों को डायबिटीज होती है ना। तो उन होता क्या, आज आपने कभी रोटी को ऐसा करना, आप रोटी को बिना सब्जी के खाना, थोड़ी सी आधी रोटी को खाना और उसको चबाते जाना मुंह के अंदर, आपको वो रोटी मीठी लगेगी। फील किया कभी आप लोगों ने, नहीं किया तो करके देखना, ठीक है ना। 2 ग्रास खाना, काफी देर तक चबाना उसको, तो वो रोटी आपको कैसे लगने लगेगी, मीठी लग। इसका मतलब क्या है बेटा, कि जो हम अन्न ग्रहण करते हैं उसके अंदर भी शुगर की मात्रा होती है। शुगर को नॉर्मली चीनी से मानते हैं, नहीं मानते हम, है ना। तो चीनी में तो चीनी, वो तो प्योर चीनी है। लेकिन जो भी हम भोजन खाते हैं, ऐसे ही कई बार आप दूध पी के देखना, फीका दूध, है ना, फीका दूध भी हल्का हल्का आपको क्या लगेगा, मीठा लगेगा। समझे ना बात। इसका मतलब उसके अंदर भी क्या है, शुगर की मात्रा है, चीनी की मात्रा बहुत कम है लेकिन है उसके अंदर। जो सब्जियां हम खाते हैं उनके अंदर भी शुगर की मात्रा है ना। तो इस शुगर को भी तो पचाने वाला चाहिए ना कोई, समझे नहीं समझे बात, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी के अंदर जो ये अग्नाशय है ना, ये क्या करता है बताओ, कौन सा हार्मोन स्रावित करता है, ये क्या बोलते हैं इसको हम, इंसुलिन का नाम सुना है आपने, इंसुलिन, ठीक है ना। वो इंसुलिन क्या करता है कि ये जो भोजन किया हमने, इन सबके अंदर शुगर है कि नहीं, ये बताओ, सबके अंदर शुगर है, ठीक है ना। तो इस शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है वो, है ना। ब्लड के अंदर जो शुगर मिक्स हो जाएगी ना, क्योंकि हम ये जो भोजन खाते हैं हम, ये पचित होकर किस में मिक्स होता है, ब्लड के अंदर मिक्स होता है ना। तो वो क्या करता है, इस ब्लड शुगर के लेवल को क्या करता है, कंट्रोल करता है ना। अगर एक तरह से मानो पचाता है वो उसको। अगर माना इंसुलिन नहीं बन रहा किसी व्यक्ति के शरीर में, तो उसकी बॉडी क्या नहीं करेगी बताओ, रक्त का पाचन, उसका शर्करा का पाचन नहीं करेगी,
समझे ना बात। तो उसके ब्लड में शुगर का लेवल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर उस व्यक्ति को इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं या इंसुलिन की क्या दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। समझ रहे हो आप लोग, देखा होगा ना आपने, इंजेक्शन लगाते हैं कई लोग खाना खाने से पहले, ठीक है ना। और वो मीठा खाना अवॉइड करते हैं, क्या करते हैं वो, बिल्कुल भी मीठा नहीं खाते, वो बहुत सावधानी बरतते हैं उसके अंदर, समझ गए ना बात। तो ये पित्र, वो क्या नाम है अपना, यकृत का रस है ना, और अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है ना, इंसुलिन करता, और भी एक और है स्रावित करेगा, दो तरह के हम आगे पढ़ेंगे इसको, इसमें अंतःस्रावी तंत्र के अंदर पढ़ेंगे हम इसको, ठीक है। तो ये जो बाहर वाले ग्रंथियों से जो आने वाले रस हैं, ये कहाँ जाते हैं, ये जो छोटी आंत है ना, छोटी आंत के जो 3 टुकड़े हैं, उसमें जो सबसे ऊपर वाला टुकड़ा है, ऊपर वाला जो हिस्सा है, जिसको मैंने ग्रहणी नाम दिया था, क्या दिया था, ग्रहणी नाम दिया था, ग्रहणी नहीं, ग्रहणी तो महिला होता है, घर की जो मालकिन होती है उसको बोलते हैं गृहिणी, ग्रहणी नहीं, ग्रहणी है ना, ठीक है। तो वो जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो उन ट्यूब्स के माध्यम से वो किस में आता है, वहां उस हिस्से में आता है, और वो पाचन में क्या करता है, वो मदद करता है। समझे नहीं समझे बात, है ना। तो फिर छोटी आंत में मैक्सिमम पाचन हो गया, छोटी आंत की दीवारों से, इसीलिए छोटी आंतें बड़ी भी हैं, देखो छोटी बड़ी होने का मतलब लंबाई क्या है उसकी, बहुत बड़ी है, वो है नाम उसका छोटी आंत है, लेकिन लंबाई उसकी बहुत बड़ी है, समझ गए ना बात। तो उसका इतना बड़ा 20-22 फुट क्यों है वो लंबी, क्योंकि उसके चारों ओर से जो क्या है, मैंने बताया ना, रक्त वाहिनियां होती हैं, वो आसानी से उस पचे हुए भोजन को उसमें से क्या कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें, उसमें से निकाल सकें, समझ गए ना बात, ठीक है। तो उसमें से एब्जॉर्ब कर लिया, फिर इसके बाद पचित भोजन रस किस में जाएगा, वो बड़ी आंत में जाएगा, मतलब पचित भोजन रस तो उसने ले लिया, रक्त ने ले लिया, और जो शेष बच गया वो किस में जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा। बड़ी आंत फिर उसमें से जो काम की चीजें हैं उनको क्या करेगी, एक्सट्रैक्ट करेगी, निकालेगी, बाहर निकालेगी उसमें से, है ना। मुख्य रूप से खनिज लवण और पानी, वाटर जो है, क्योंकि पानी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, इसका लेवल मेंटेन रहना चाहिए। कहते हैं ना डिहाइड्रेशन हो गया उसको, पानी की कमी हो गई उसकी बॉडी के अंदर। तुमने देखा कभी जब बीमार होता है तो सबसे पहले डॉक्टर क्या लगाता है, ड्रिप लगाता है ना, उसको बोतल चढ़ाता है वो, है ना। तो उसमें वो सैलाइन वाटर ही तो होता है वो, क्योंकि पानी की क्या हो जाती है, दस्त हो जाते हैं, तो पानी की क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है शरीर के अंदर। तो पानी का लेवल मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझ के बाद फिर वो बाहर निकल जाता है। तो ये मोटी मोटी बात किसके बारे में हुई, पाचन तंत्र के बारे में हुई, है ना। अब अपन आते हैं श्वसन तंत्र के बारे में।